नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें मॉडर्न वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है कि आयोग उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न तो जो एंशियंट और मेडिवल वाला पार्ट है वहाँ से भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन असली बात यह है कि आप कम मेहनत में अगर ज़्यादा फायदा पा रहे हैं तो आप ज़्यादा उसी को करना चाहेंगे, उसी चीज़ की ओर जाना चाहेंगे। और यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ वही बात है। मतलब इसमें आप इनपुट कम लगाएंगे और आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब एक सीमित दायरा है, एक फिक्स बुक है, उतना पढ़ लीजिए। मतलब खासतौर पे राजीव वहीर का जो स्पेक्ट्रम है वो पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप जितने भी क्वेश्चन है उसमें से अधिकतम मैक्सिमम हल कर लेंगे, एक्यूरेसी रहेगी। और एंशियंट और मेडिवल का ऐसा हाल है कि वहाँ पे आप जितनी एनसीईआरटीज पढ़ना हो पढ़ लीजिए। और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया को पलट लीजिए। इसके साथ साथ आप तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक उठा लाइए, उसको पढ़ लीजिए। बहुत सारा आप देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद प्रश्न सही होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब कौन सा कब से या कौन सा शब्द कहाँ से पूछ लिया जाएगा ये आप नहीं जानते। तो ऐसे में जहाँ से आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा है उसको करिए, और पीछे जो एंशियंट और मेडिवल वाला पार्ट है उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ये लास्ट मिनट के नोट्स हैं और इसमें आपको करना है रिवीजन। लेकिन रिवीजन थोड़ा डिटेल में होगा, यहाँ पे फैक्चुअल डाटा एकदम से नहीं है। मतलब फैक्ट के साथ आपको थियरी भी मिलेगी। अगर आपको सिर्फ फैक्ट चाहिए तो उसके लिए हिस्ट्री का जो लिस्टिंग वाला पीडीएफ है उसको देख लीजिएगा, मतलब वीडियो बना हुआ है उस पर। चलिए शुरू करते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाली सीरीज़ है, हिंदी वाली पहले ही आ चुकी है, तो हिंदी वाले बंधु जो है वो नाराज़ नहीं होंगे। और हाँ, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये यहाँ पे नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कम से कम उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर आगे तक जितनी भी पिक्स वगैरह शेयर की जाएंगी, जितना भी मटेरियल डाला जाएगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बेनिफिशियल होता है। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं और ये ROARO और UPPCS का जो प्रीलिम्स है दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए देखते हैं कौन सी बातें यहाँ से शुरू हो रही हैं। एक पीले रंग का बैनर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब येलो कलर का बैनर है और रेड कलर की इंक से लिखा हुआ है। लिखा क्या गया है चलिए देखते हैं। तो पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूवमेंट, मतलब कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन कैसे, उससे संबंधित जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखेंगे। मतलब उससे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उन्होंने क्या योगदान दिया। और पहला जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो है स्वदेशी। देखिए, वैसे अगर पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखा जाए तो अनेकों इसमें घटनाएं हैं, रोज ही तो कुछ हुआ रहता था। मतलब रोज ही कोई ना कोई नई घटना हुई रहती थी, छोटी या बड़ी। लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट को, और स्वदेशी मूवमेंट ये बंगाल विभाजन का जो विरोध होता है उसी के स्वरूप में ये सामने आता है। मतलब ये विरोध ही था बंगाल विभाजन का। करजन के समय में ब्रिटिश सरकार बंगाल को 2 पार्ट में ब्रेक कर देती है, मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और इसके पीछे मेन पर्पस अंग्रेजों का, चाहे जो कुछ भी रहा हो, सामने से ये झूठ बोलते रहे, कहते रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के चलते और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यहाँ का वो सुटेबल या एक प्रॉपर तरीके से चल पाए, इसके लिए हमने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है और ये आवश्यक था। मतलब बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमें यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है उसको चलाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन असली बात ये थी कि ये भेदभाव डालना चाहते थे और हमें जो धर्म आधारित भेदभाव होता है उसके चलते तोड़ना चाहते थे। और बंगाल में जो दरार आती है वो दरार धीरे धीरे करके चौड़ी हुई होती जाती है और अंत में पाकिस्तान अलग हो जाता है, आप जानते ही हैं। बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है। तो ये सब विभाजन की नींव जो है वो 1905 में रख दी गई थी। और इस चीज़ को तत्कालीन जो राष्ट्रवादी थे, जो ये आप देख रहे हैं पर्सनालिटीज़, ये बखूबी जानते थे। ये जानते थे कि इसका दूरगामी परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं होगा और इसीलिए ये बहुत पुरजोर विरोध कर रहे थे। मतलब प्रचंड जो विरोध होता है वो कर रहे थे। यहाँ पे आप जिन व्यक्तित्वों को देख रहे हैं उसमें सबसे पहला आप देख लीजिए लोकमान्य तिलक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल और पाल ये एक्सट्रीमिस्ट कहे जाते हैं, मतलब उग्रपंथी कहे जाते हैं। कांग्रेस में ये भी एक पक्ष था और ये तीनों तिकड़ी जो थी ये ज़्यादा मशहूर थी। तो इसमें लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को अगर देखा जाए तो ये अपने मैसेज को, जो कि स्वदेशी का था, स्वदेशी का पूरा जो मैसेज है उसको स्प्रेड करने का ही काम कर रहे थे। और इनका जो क्षेत्र है वो पूना और बॉम्बे वाला है। इलाका याद रखिएगा कि किस क्षेत्र से ये सक्रिय थे। तो पूना और बॉम्बे वाला जो इलाका है वहाँ पे इन्होंने अपनी सक्रियता निभाई और ये गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इसके पीछे जो इनका मेन पर्पस था वो था पैट्रियोटिक फीलिंग्स को अराउज करना, मतलब देशभक्ति की भावनाओं को जगाना। और जगाने का तरीका था धार्मिक आधार, पहले धर्म के आधार पे लोगों को इकट्ठा करना, धर्म और जाति के आधार पे। मतलब शिवाजी फेस्टिवल मराठा जाति और गणपति फेस्टिवल जो है ये रिलीजियस हो गया। और दोनों को यहाँ पे जब कंबाइन करके लोगों को इकट्ठा किया जाएगा तो एक बड़ा जनसमूह तैयार हो जाएगा और फिर उसको भाषण देकर देशभक्ति का महत्व समझाया जाएगा, स्वदेशी का महत्व समझाया जाएगा और उसके बाद वो लोग देश के आंदोलन में योगदान देंगे। ये इनका पर्पस था। इसके बाद कुछ और चीज़ें इनके बारे में कहा गया। इन्होंने अपने पर्पस को स्पष्ट किया कि ये स्वराज्य की प्राप्ति चाहते हैं और इनका जो स्लोगन है वो आप जानते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वदेशी को अपनाना आवश्यक है, साथ ही साथ हमें बाइकआउट करना होगा और नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। ये 3 चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमें स्वराज्य यानी अपना जो राज्य है वो प्राप्त हो सकता है। अब स्वदेशी तो ठीक है, स्वदेशी मतलब क्या,
अपने देश की, स्वदेशी। तो अपने देश की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो सिस्टम हो या वस्तुएं हो, उनको एक्सेप्ट करना, और जितनी भी ब्रिटिशर्स चीज़ें हैं, विदेशी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आकर सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से जमी हुई हैं, यहाँ से लूट कर ले जा रहे हैं या वो चीज़ें महंगे भाव में बिक रही हैं, उनका बाइकआउट करना, उन्हें रिजेक्ट कर देना एकदम से। साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा को यहाँ पूरी तरह से पुरजोर समर्थन दिया गया, जो विदेशी शिक्षा है उसका बहिष्कार किया गया। ये कुछ चीज़ें होती। और उसके साथ इन्होंने कुछ और भी प्रयास किए थे, जिसमें कहा गया कि ही ओपन द कोऑपरेटिव स्टोर एंड हेडेड द स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोऑपरेटिव स्टोर्स ओपन करवाए और साथ ही साथ जो स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा है उसको हेड किया था, मतलब लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था। यहाँ तक हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को देखा, और लोकमान्य इनकी टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोकमान्य लिखा हुआ देख रहे हैं, ये लोकमान्य इनकी टाइटल है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब आता है तो उस समय ये तिलक का जो केसरी और मराठा समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा था, मतलब केसरी जो था वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठी जो था वो इंग्लिश में प्रकाशित होता था। तो केसरी में इन्होंने एक आर्टिकल छपवाया था या छापा था खुद से लिखकर, अफजल खां और शिवाजी की भेंट वार्ता का। उसमें शिवाजी महाराज जो है वो अफजल खां से भेंट करने के लिए जाते हैं और हाथ में बगनखा पहनकर जाते हैं, और वहाँ जब मुलाकात होती है तो अफजल खां का षड्यंत्र वो जानते रहते हैं कि हमें मरवा देना चाहता है अकेले में बुलाकर, तो ये पहले ही उसको मार डालते हैं, बगनखे से चीर देते हैं। तो ये घटना जो है उन्होंने उसमें लिखी थी, और बाद में इसी को आधार बना के जो चापेकर बंधु थे वो रैंड की हत्या कर देते हैं, जो प्लेग कमीशन का अध्यक्ष था, और इससे पूरी जो अराजकता है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में फैल जाती है। और जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो तिलक के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये अपने आर्टिकल्स के माध्यम से युवाओं को भड़का रहे हैं, मतलब यहाँ पे अफजल खां जो है वो अंग्रेज सरकार है और शिवाजी जो है वो हिंदुस्तानी है, ऐसा कुछ अंग्रेजों को लगा था, और इसके चलते इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और जब जेल में डाला जाता है तो उस समय ये जनता में बहुत लोकप्रिय होते हैं, और इसीलिए इन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त होती है। तो ये पीछे का इतिहास है, जानते रहिए, क्योंकि ये कारण भी है। इसके बाद लाला लाजपत राय को देखिएगा, लाल बाल पाल में ये लाल है, तो लाला लाजपत राय ये लाला जी कायस्थ बिरादरी के थे, और इनके बारे में कहा गया कि टुक द मूवमेंट टू पंजाब एंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, मतलब इनका जो क्षेत्र था, मतलब स्वदेशी मूवमेंट को ये सपोर्ट कर रहे थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पंजाब का जो पूरा हिस्सा था और साथ ही साथ नॉर्दर्न इंडिया वाला जो पार्ट था उसमें ये सक्रिय थे। इसके बाद कहा गया कि असिस्टेड इन हिज वेंचर बाय अजीत सिंह, इनका जो पूरा ये कार्यकलाप था या वेंचर था उसमें अजीत सिंह के द्वारा इनको असिस्ट किया जा रहा था। और इनका जो आर्टिकल है ये भी लिखा करते थे, समाचार पत्रों में लेखन का कार्य किया करते थे। तो इनका जो आर्टिकल है वो पब्लिश होता है कायस्थ समाचार में, और इंडोर्स टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी, और उसमें जो टेक्निकल एजुकेशन होती है और सेल्फ सफिशिएंसी होती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया और उसे सपोर्ट किया गया। कहने का मतलब ये है कि लाला लाजपत राय ये स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन इसके साथ इनके मन में ये भी धारणा थी कि अगर हमने टोटल जो बाहरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको बहिष्कार कर दिया, उसको बाइकआउट कर दिया, तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। हम लोग पीछे जो मध्यकाल है उसमें लौट सकते हैं, मतलब पीछे जा सकते हैं, विकास का पहिया रुक जाएगा। तो इसलिए आवश्यक ये है कि अंग्रेजों के पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसको सीख कर हम अंग्रेजों की सेवा करने लगे, उसको सीख कर हम देश की सेवा करें, अपने निजी जो औद्योगिक कारखाने हैं उसको लगाएं, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके ये यहाँ के जो युवा हैं वो देश को सक्षम बनाएं, ये इनका पर्पस था, और उसी के लिए अपना जो आर्टिकल है उसको छपवाते हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर सैयद हैदर रजा का नाम आता है। तो इनके बारे में कहा गया कि ये स्वदेशी मूवमेंट को दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पॉपुलर बनाने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई को देखिए, साउथ इंडिया का ये क्षेत्र है और यहाँ पे ये सक्रिय थे मद्रास रीजन से। इनके बारे में कहा भी गया है कि स्प्रेड द मूवमेंट टू मद्रास एंड ऑर्गेनाइज, यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक ऑफ तूतीकोरिन, मतलब ये जो तूतीकोरिन वाला क्षेत्र था वहाँ पे कोरल मिल थी और उसमें ये स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यानी हड़ताल करवाते हैं। उसके साथ ये भी कहा गया कि ही फाउंडेड द स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन तूतीकोरिन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस का जो ईस्ट कोस्ट था, ईस्टर्न कोस्ट था, वहाँ पे ये एक नेविगेशन कंपनी जो स्वदेशी नेविगेशन कंपनी है इसको इस्टेब्लिश करवाते हैं। तो कुल मिलाकर स्वदेशी में ये भी योगदान दे रहे थे, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करवाना, मतलब अपने देश की, अंग्रेजों की जो कंपनियां हैं उनका बहिष्कार करना, ये सब इनका काम था। इसके बाद लाल बाल पाल का जो पीछे आपने जिक्र देखा उसमें पाल रह गए थे, तो पाल को देख लीजिए यहाँ पे, बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था पॉपुलर बनाने में इस पूरे मूवमेंट को, और विशेष रूप से जो अर्बन एरियाज है, आप देखेंगे कि दो तरह के इसमें पार्ट है, एक तो रूरल है, दूसरा अर्बन है। जो अर्बन एरियाज थे उसमें एक बुराई थी, एक कमी थी, सबसे बड़ी कमी ये कि अंग्रेजों के पक्ष में ये जल्दी हो जाते थे, इनके अंदर आंदोलन की आग भी जल्दी भड़कती थी और बहुत जल्दी अंग्रेज सरकार इन्हें अपने वश में कर लेती थी, क्योंकि ये काम धंधे वाले लोग थे, ये किसान नहीं थे, ये नगरों में रहते थे, पढ़े लिखे लोग थे और धनी लोग थे, और बहुत हद तक इनकी आजीविका जो थी वो अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी। किसान ऐसा नहीं होता है, किसान जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनके अंदर उनका अपना खेत होता है, वहाँ वो जो मन चाहे वो उपजा लेंगे और खा लेंगे, जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियल लोग हैं वो अंग्रेजों से एकदम से कट नहीं सकते थे, तो ये अंत में जाकर उन्हें सपोर्ट करने लगते थे। तो ऐसे अर्बन लोगों को यहाँ पे एकजुट करना, ये बिपिन चंद्र पाल का काम था और ये वास्तव में प्रशंसनीय है।
इसके बाद आप देखें कि इन्होंने न्यू इंडिया का एडिशन किया था, मतलब उसे उसका एडिटर थे ये, ऐसा आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ लियाकत हुसैन का नाम आता है, ठीक है। लियाकत हुसैन का क्षेत्र पटना है, क्षेत्र याद रखिएगा कि कौन सा है, पटना एरिया है। सजेस्टेड बाइकॉट एंड ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक, मतलब इन्होंने ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया और बाइकॉट को इन्होंने सजेस्ट किया या उसे सपोर्ट भी किया। बाइकॉट का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब मना करना एक अलग चीज़ है और बहिष्कार कर देना ये दूसरी चीज़ है। तो बाइकॉट का मतलब है कि अब उसकी तरफ हम देखना नहीं चाहते, दूर करो उसे। इसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं कि ही आल्सो रोड, नीचे देख लीजिए, फायरी आर्टिकल इन उर्दू टू राउज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम समुदाय था उसके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उसको जगाने के लिए इन्होंने उर्दू में आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। और ये जो आर्टिकल होते थे ये कैसे थे, भड़काऊ थे, आग उगलने वाले थे, इसीलिए कहा गया है फायरी, मतलब ये फायर के जैसे आग उगलने वाले थे। और उसके बाद देखिए आप, इसमें कुछ और चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि ही वॉज सपोर्टेड बाय अदर मुस्लिम स्वदेशी एग्रीगेटर्स लाइक गजनवी रसूल, मतलब इसमें कुछ लोगों के नाम दिए हैं, तो इनके जो सहयोगी हैं उनके नाम आपको हर हाल में याद रखने होंगे क्योंकि वो भी प्रश्न बन सकता है। तो इसमें जो व्यक्तियों के नाम है उसमें आप गजनवी रसूल को देखेंगे। इसके अलावा दीन मोहम्मद है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दीदार बख्श हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं। इसके बाद मोनिजुर रहमान है, इस्माइल हुसैन है, सिराजी है, अब्दुल हुसैन है, अब्दुल गफ्फार है, इन लोगों के नाम प्रमुख हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, ये मुस्लिम राष्ट्रवादी थे और ये इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं श्याम सुंदर चक्रवर्ती को, तो ये स्वदेशी पॉलिटिकल लीडर थे और ये ऑर्गेनाइज करते थे स्ट्राइक्स को, मतलब स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प करते थे। तो कुल मिलाकर इनका भी जो उद्देश्य है वो वही है। इसके बाद रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी को देख लीजिएगा, तो त्रिवेदी जी ये बंगाल विभाजन का निर्णय जब से प्रभावी होता है, मतलब एक्टिव होता है, उस तिथि से विरोध प्रदर्शन के लिए काला दिवस के रूप में मनाने की उस तिथि को घोषणा करते हैं। मतलब वो जो डेट है उसको ब्लैक डे या एक काला दिन या शोक दिवस के तौर पे मनाने का आह्वान करते हैं, ये उन्हीं का आह्वान रहता है। यहाँ आप वही चीज़ देख रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बंगालियों में जो पूरी देशभक्ति की भावनाएं थी उनको एक बार फिर से अराइज करने का काम किया। इसके बाद आप रविंद्रनाथ टैगोर को देखेंगे, गुरुदेव, तो इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने बहुत सारे जो सर्वल सॉन्ग्स होते हैं उनका कंपोजिशन किया और फ्रीडम स्ट्रगल को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करने वाले ये गीत थे। इनके जो गीत होते थे या कविताएं होती थी, मूल रूप से ये लेखक और कवि थे और हृदय से एकदम से कवि थे। और जब इनका बुढ़ापा आता है तो उस समय ये चित्रकारी करना भी शुरू कर देते हैं, तो ये सर्वगुण संपन्न थे। फिलहाल इनकी जो रचनाएं होती थी उससे जो देशभक्ति की भावनाएं हैं वो और ज़्यादा पनपती थी। इसके बाद देखिए रिवाइव बंगाली फोल्क म्यूजिक टू राउज नेशनल प्राइड, मतलब इन्होंने जो बंगाली पारंपरिक संगीत था, वहाँ का स्थानीय संगीत था, उसको जागृत करने का काम किया ताकि नेशनल प्राइड जो है वो उठकर खड़ा हो सके, राष्ट्रीय गौरव का एक बार फिर से स्थापना हो सके। इसके बाद आप देख लीजिए इसमें ही आल्सो सेटअप सम स्वदेशी स्टोर एंड कॉल्ड फॉर द, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ रक्षाबंधन, टाइंग ऑफ थ्रेड्स ऑन ईच अदर्स रिस्ट एज एन साइन ऑफ ब्रदरहुड। अब यहाँ पर रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं कि भाई बहन का त्यौहार मनने लगता है और उसके बाद मिठाई खिलाकर और आरती उतार कर जो राखी बांधने का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ आदमी आदमी को, महिलाएं महिलाओं को, मतलब कुल मिलाकर राखी एक दूसरे को बांधने का उद्देश्य ये है कि हम एक हैं, हम एक दूसरे के भाई भाई हैं, या हमारे अंदर ब्रदरहुड है, भाईचारा है, और इसलिए हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये दिखाने का तरीका है, सिंबॉलिक एक पर्पज है। तो इसका आह्वान इन्होंने किया था और ऐसा किया जाता है बंगाल क्षेत्र में, इनके आह्वान पे इस प्रकार का काम होता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो देशी परंपरा है, बंगाल की देशी संस्कृति है, उसको जागृत करने का प्रयास किया और रक्षाबंधन जैसे जो पर्व है उनका आह्वान करके देशभक्ति जताने का प्रयास किया। इसके बाद आप अरविंदो घोष को देखिए यहाँ पे, और इनके बारे में कहा गया कि वॉज इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट। ये जो व्यक्ति थे, मतलब अरविंदो घोष, ये पूरे मूवमेंट को एक्सटेंड करने के लिए या एक्सटेंड करने के पक्ष में थे। मतलब ये चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट और आगे बढ़े, रेस्ट ऑफ इंडिया, और आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि पूरे भारत में बढ़े, पूरे भारत में ये सक्रिय हो। असल में इसमें दिक्कत ये होती है कि स्वदेशी मूवमेंट का जो मेन क्षेत्र होता है वो बंगाल रह जाता है। हालांकि आप देख रहे हैं कि और इलाकों में भी सक्रिय होता है, लेकिन मेन इसमें जो रीजन था वो बंगाल का विभाजन था, तो इसलिए ये बंगाल में ज़्यादा उग्र था और बाकी क्षेत्र जो थे वहाँ पे उतना इसमें जो प्रभावीपना है वो नहीं आ पाता है। और ये यही चाहते थे, अरविंदो घोष ये चाहते थे कि ऐसा जैसा माहौल बंगाल में चल रहा है ठीक वैसा ही पूरे देश में आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो अंग्रेजों के पांव यहाँ से तुरंत उखड़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं था। तो ऐसा ये चाहते थे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये जो मूवमेंट है इसको पूरे बंगाल क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहिए, अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। खैर ये अलग अलग मत हो गए और इन्होंने इसकी वकालत की थी, और इन्होंने 1906 में स्थापित जो बंगाल नेशनल कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल की भूमिका भी निभाई थी। मतलब ये यहाँ पे प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं। इनका पर्पस क्या था, तो इनका पर्पस था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जो होती हैं, नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, उनको एराइज करना, उससे प्रोत्साहित करना, और इसके अलावा भारत की स्थिति संस्कृति जो होती है उससे संबंधित जो शिक्षा व्यवस्था होती है उसमें सुधार लाना। ठीक है, ये सारे काम इनके थे। यहाँ पे जो डेट है उसको ध्यान दीजिएगा, मतलब ये बंगाल नेशनल कॉलेज जो है इसकी फाउंडेशन की डेट है 1906, और ये मुस्लिम लीग की भी स्थापना की तारीख है वो भी आप जानते हैं।
इसके बाद ये कहा गया कि ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ वंदे मातरम एंड थ्रू हिज एडिटोरियल्स इनकरेज स्ट्राइक नेशनल एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब ये क्या करते थे, ये वंदे मातरम नाम का जो पत्र था उसके एडिटर भी थे, साथ ही साथ ये स्ट्राइक्स और नेशनल एजुकेशन आदि के जो सिस्टम थे, मतलब स्वदेशी को सपोर्ट करने वाले जितने भी क्रियाकलाप थे उसे सपोर्ट कर रहे थे, उसके बारे में लिखते थे और उसको लोगों को पहुंचाने का या प्रेरित करने का काम करते थे। इसके बाद देख रहे हैं आपकी स्पिरिट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बहिष्कार हो, बाइकआउट हो या नेशनल एजुकेशन हो या स्ट्राइक्स हो, ये सब स्वदेशी की स्पिरिट्स थी, यानी उसकी आत्माएं थी, तो इसमें ये योगदान दे रहे थे। ही वॉज असिस्टेड बाई जतीन्द्रनाथ बनर्जी, और इन्हें यहाँ पे असिस्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये जतीन्द्रनाथ बनर्जी थे, जिनका कि नाम आप यहाँ पर मोटे अक्षरों में देख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए बारिंद्र कुमार घोष, मतलब अरबिंदो घोष को सपोर्ट करने वाले इनके जो असिस्टेंट हैं उसके तौर पे दो व्यक्तियों के नाम हैं, एक तो जतीन्द्रनाथ बनर्जी हैं और दूसरे बारिंद्र कुमार घोष हैं, हु मैनेज द अनुशीलन समिति, और ये अनुशीलन समिति के संस्थापकों में से एक देखे जाते हैं। इसके बाद नीचे आपको एक और बनर्जी दिखाई दे रहे हैं और ये हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनके बारे में कहा गया, यहाँ देखिएगा, हु हेल्ड मॉडरेट नेशनलिस्ट ओपिनियन, लॉन्च पावरफुल प्रेस कैंपेन थ्रू न्यूज़पेपर लाइक बंगाली एंड एड्रेस मास मीटिंग्स। ही वॉज असिस्टेड बाई, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, कृष्ण कुमार मित्रा एंड नरेंद्र कुमार सेन। अब ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये मॉडरेट हैं। आप देखते हैं कि कांग्रेस में दो धड़े हैं, तो ये जो मॉडरेट वाला अंग होता है उसमें पाए जाते हैं। और इनका ये पर्पस था कि हल्ला गुल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, राखियां बांधने से कुछ नहीं होगा, हमें असल में क्या करना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर वगैरह जो है उसको अच्छे से निकालना चाहिए और वहाँ से लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि स्वदेशी की क्या आवश्यकता है और स्वदेशी क्यों ज़रूरी है, ये बताना चाहिए। और इन्हें यहाँ पे असिस्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उसमें कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन का नाम आता है। मास मीटिंग्स आयोजित करनी चाहिए, बड़ी बड़ी सभाएं बुलानी चाहिए, शांतिपूर्ण सभा होनी चाहिए, जैसा कि सभी उदारवादी जो मॉडरेट वाले लोग होते थे वो करते थे, उसी टाइप का इनका काम था। इसके बाद नीचे आपको अश्विनी कुमार दत्त दिखाई दे रहे हैं। तो अश्विनी कुमार दत्त ये स्कूल टीचर थे, पेशेवर तरीके से अगर देखा जाए तो ये टीचर थे। इसके बाद आप देख लीजिए इनके बारे में, सेटअप स्वदेशी बांधव समिति, मतलब इन्होंने क्या किया, स्वदेशी बांधव समिति जो है उसकी स्थापना की, टू प्रोपेगेट द स्वदेशी मूवमेंट एंड लीड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बारिसाल, यहाँ आप देख लीजिए नीचे वाला, बारिसाल इन देयर प्रोटेस्ट। मतलब अश्विनी कुमार दत्त ने क्या किया, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। चूंकि जो राष्ट्रवादी नेता तत्कालीन थे वो अंग्रेजों की चाल को समझ चुके थे, आम जनता भले न समझे और वो लोगों के बहकावे में आ जाए, लेकिन ये जो बुद्धिजीवी या राष्ट्रवादी लोग थे ये जानते थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज धर्म के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये चाह रहे थे कि जो धर्म का यहाँ पे एक बंटवारा जैसा हो गया है, दरार आ गई है, उसको भर दिया जाए, पाट दिया जाए। और इसके लिए यहाँ पे अश्विनी कुमार दत्त जो है ये क्या करते हैं, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करते हैं। और इनका पूरा जो कार्यक्रम था उसमें मुस्लिम जो किसान थे या यहाँ पे वर्ग था उसके बारे में देखा गया है कि इन्हें बारिसाल में ये सपोर्ट करते हैं, मतलब इनके लिए विरोध करते हैं। और ये मूवमेंट कैसा है, तो ये स्वदेशी मूवमेंट का पूरा लीड करने वाला काम है। इसके बाद प्रमोद मित्रा, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी फाउंडेड द अनुशीलन समिति इन कलकत्ता। कलकत्ता का जो क्षेत्र था वहाँ पे अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें आप नाम देख लीजिए, प्रमोद मित्रा है, इसके अलावा बारिंद्र कुमार घोष हैं और जतीन्द्रनाथ बनर्जी है। यहाँ मित्र लिखा हुआ है, ये मित्रा है। ठीक, आगे चले। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को देख लीजिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1905 का जो बनारस सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके ये प्रेसिडेंट हुए थे और सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। ये भी स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर मॉडरेट वाले भी और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। इसके बाद अबुल हालिम गजनवी का नाम आता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये असल में एक जमींदार थे, उसके साथ साथ ये एक वकील भी थे। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें। सेटअप स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड हेल्प अरबिंदो घोष टू एक्सटेंड, यहाँ नीचे आप देख लीजिए, एक्सटेंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड बंगाल। अरबिंदो घोष को आपने ऊपर देखा, उन्होंने ये कहा था कि स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल से बाहर भी सक्रिय होना चाहिए, तभी जाकर ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। किसी एक क्षेत्र में अगर सक्रिय होता है तो इसका कोई खास असर होने वाला नहीं है। तो यही काम इन्होंने भी किया। ये पूरी तरह से अबुल हलीम गजनवी के बारे में कहा गया है कि ये जमींदार और वकील थे और ये स्वदेशी इंडस्ट्रीज को डेवलप कराने या एस्टेब्लिश कराने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। और इन्होंने अरबिंदो घोष को सपोर्ट किया था। और किस मामले में सपोर्ट किया था, तो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बंगाल में चल रही थी उनको पूरे भारत में फैलाने के लिए। ही वॉज असिस्टेड बाई अबुल कलाम आज़ाद, और इन्हें अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा सपोर्ट प्राप्त होता था या असिस्टमेंट है वो प्राप्त होता था। इसके बाद दादा भाई नौरोजी को आप देखेंगे। ये 1906 का जो इसमें दिया हुआ है डाटा, उसको ध्यान दीजिएगा। डेट इसमें महत्वपूर्ण है, डेट जो कांग्रेस के सेशन की है या कोई चीज़ मतलब किसी संस्था के एस्टेब्लिशमेंट की डेट है, वो सब आपको देखनी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी एट द 1906 कांग्रेस सेशन डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ कांग्रेस वाज टू अटेन स्वराज। मतलब 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सेशन होता है, उसमें ये लक्ष्य तय किया जाता है कि अब कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है। अभी तक क्या पर्पस था वो पता नहीं, पीछे छूट गया, लेकिन अब जो हमारा एकमात्र पर्पस है वो है स्वराज। हमें अपना राज्य चाहिए, दूसरे का राज्य नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिश साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। तो ये जो पर्पस है वो यहाँ पे आकर सार्थक होता है। इसके बाद आचार्य पीसी रॉय को आप देखेंगे।
इन ऑर्डर टू प्रमोट स्वदेशी सेटअप द बंगाली केमिकल फैक्ट्री। बंगाली केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी और इसका भी पर्पस वही है, स्वदेशी को बढ़ावा देना। क्योंकि केमिकल या जितनी भी इस प्रकार की फैक्ट्रीज होती थी वो अंग्रेजों की होती थी, तो यहाँ पे कोई स्वदेशी फैक्ट्री अगर स्टैब्लिश हो रही है तो इसका मतलब यह है कि स्वदेशी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद नीचे और भी लोगों के नाम हैं, जिसमें कि आप मुकुंद्र दास को देख रहे हैं और रजनीकांत सेन है। इसके अलावा इसमें द्विजेंद्र लाल रॉय हैं और नीचे आप गिरीन्द्र मोहिनी दोषी, इसके अलावा सैयद अबू मोहम्मद, ये व्यक्तियों के नाम हैं। जितने भी व्यक्ति आपने देखे ये सब यहाँ पे एक लाइन से लिखे हुए हैं और इनका क्या मतलब है, तो इनके बारे में अगर आप देखें, इन्होंने स्वदेशी की ही तर्ज पे अनेक देशभक्ति जो गीत हैं उनकी रचना की थी। मतलब ये देशभक्ति गीत लिखने का काम करते थे, कंपोज पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन स्वदेशी थीम। इसके बाद यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष के बारे में अगर देखा जाए तो इनके बारे में कहा गया कि गिरीश चंद्र घोष, छिरोदे प्रसाद, इसके अलावा विद्या विनोद, अमृतलाल बोस, ये सब क्या थे, ये ड्रामा लिखने वाले व्यक्ति थे, मतलब नाटककार थे, जिन्होंने कि अपना जो क्रिएटिव वर्क था उसके माध्यम से ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको और ज़्यादा प्रोपेगेट करने का काम किया या प्रोत्साहित करने का काम किया। मतलब कुल मिलाकर इनकी जो रचनाएं थी, ये सब साहित्यकार हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो स्वदेशी मूवमेंट को और ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। इसके बाद आगे चलें तो इसमें अश्वनी कुमार बनर्जी का नाम आता है, नीचे आप देख रहे हैं ये रहे, और इनके बारे में कहा गया कि ये स्वदेशी एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ लीड द जूट मिल वर्कर टू फॉर्म, यहाँ आप देख रहे हैं, टू फॉर्म एंड इंडियन मिल हैंड्स यूनियन एट बजबज इन अगस्त 1906। बजबज में जो इंडियन मिल हैंड्स यूनियन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, चाहे यहाँ पे स्वदेशी जो एक्टिविज्म है उसकी बात की जाए, उन सब में ये सक्रिय थे और इनके बारे में यही कहा गया, मतलब ये स्वदेशी कार्यकर्ता तो थे ही, साथ ही साथ जो मिल हैंड्स यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट है उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। 1906 में अगस्त का जो मौसम होता है, ये जूट मिल के जो श्रमिक हैं उनके सहयोग से बजबज वाला जो इलाका है वहाँ पे अपना संगठन बनाते हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम आता है, ये आप देख रहे हैं उसी क्रम में। और ये जो थे, ये डॉन सोसाइटी नाम की जो इनकी संस्था थी, इसके माध्यम से स्वदेशी के जितने भी प्रयास होते हैं उनको यहाँ करने की कोशिश करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशन सिस्टम था, उसको बदलने का या रिफॉर्म उसमें लाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद मोतीलाल घोष का नाम आता है। तो मोतीलाल घोष जो थे, ये अमृत बाजार पत्रिका का जो पूरा ग्रुप था उससे जुड़े हुए थे। अमृत बाजार पत्रिका जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का शिकार बनने के डर से रातों रात अपनी भाषा ही चेंज कर लेती है, मतलब बंगाली से इसका प्रकाशन सीधा सीधा अंग्रेजी में होने लगता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। फिलहाल ये अमृत बाजार पत्रिका का जो ग्रुप था उससे अटैच थे और ये एक्सट्रीमिस्ट थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसका समर्थन भी करते थे। मतलब जितने भी यहाँ पे उग्रवादी लोग थे उनका ये समर्थन करते थे। इन्होंने भारतीयों में अपने उत्तेजक और जो देशभक्तिपूर्ण आर्टिकल होते हैं उसके माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया था। तो ये थे मोतीलाल घोष, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मबांधा उपाध्याय को देखिएगा। तो ये जो व्यक्ति हैं ब्रह्मबांधा उपाध्याय, थ्रू द संध्या एंड युगांतर ब्रॉट आउट बाई द ग्रुप एसोसिएटेड विथ बारिंद्र कुमार घोष। मतलब इनके विषय में ये कहा जा रहा है कि जो इनके संध्या और युगांतर नाम के पत्र थे, इसके माध्यम से स्वराज और स्वदेशी को इन्होंने लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया और वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जोगेंद्र चंद्र का नाम दिया है, इन्हें आप देख लीजिए। तो जोगेंद्र चंद्र जो थे, इन्होंने मार्च 1904 में एक पूरा कोष इकट्ठा किया था, मतलब इन्होंने एक पैसा कलेक्ट करके फंड तैयार किया था और उसके बाद एक संगठन की स्थापना की। और संगठन जो बनता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसका पर्पस क्या होता है, जितने भी भारतीय छात्र हैं, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, इंडस्ट्रियल पूरा जो स्किल है वो डेवलप की जाए उनके अंदर, ताकि वो सीख कर, और सीखने का तरीका कैसा होता था, भारत में तो तत्काल में सीख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ जो संसाधन है वो है ही नहीं है, तो इसके लिए इन्हें जाना पड़ेगा विदेश। तो विदेश से ये जो अंग्रेज़ों का ज्ञान है उसको सीख कर आएँ और वो जितना भी नॉलेज है उसको अपने देश की तरक्की में अप्लाई करें। इस प्रकार का इनका पर्पस था और इसके लिए पूरा धन इकट्ठा करते हैं और उस पैसे का खर्चा करके छात्रों को इस प्रकार का प्रबंध कराते हैं। इसके बाद आगे चलें तो इसमें और भी बहुत सारे नाम जुड़ते जाते हैं। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ज़्यादा सक्रिय थे इस पूरे आंदोलन में या नेता की भूमिका निभा रहे थे, सिर्फ उन्हीं को हम देख रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो गुमनाम हैं और कहाँ दफन हो गए, कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे मनिंद्र नंदी का नाम देख रहे हैं। तो मनिंद्र नंदी जो थे, ये कासिम बाजार के जमींदार थे। ये एक लैंडलॉर्ड थे और इनका क्षेत्र जो था वो कासिम बाजार था। ये भी स्वदेशी को काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेट करते थे और इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करना ये इनका भी पर्पस था। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि इंडस्ट्रीज़ को ये खड़ा करते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसके बाद नीचे आपको कैलाश शंकर शुक्ल दिखाई दे रहे हैं। ये काली शंकर शुक्ल हैं असल में, और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में बहुत सारे पैम्पलेट पब्लिश किए थे और उसके साथ साथ जो एक इंडस्ट्रियल यहाँ पे वर्ग है या औद्योगिक वर्ग है, उससे आग्रह किया था कि जो भारतीय लोग हैं उनके पक्ष पोषण के लिए अपने व्यवसायों का विकास करें। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज़ों के तलवे चाटने से अच्छा है कि आप स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करें और यहाँ के लोगों के हित में अपनी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रोल प्ले करवाएं। इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे सुंदरलाल दिखाई दे रहे हैं। अ स्टूडेंट फ्रॉम यूपी वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स टेररिज्म। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सुंदरलाल जो थे ये स्टूडेंट थे यूपी के, मतलब उत्तर प्रदेश के ये छात्र थे। और समय बीतने के साथ साथ और जैसी उस समय गतिविधियाँ चल रही थी
उसके साथ साथ इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो जाता है, मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। बचपन से नहीं रहते हैं, तो बचपन से कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता को आप देख रहे हैं। तो कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता को अगर देखा जाए तो इनके विषय में ये बोला गया कि इन्होंने पाटीदार युवा मंडल जो था, इसके माध्यम से कई सारे जो संगठनात्मक कार्य हैं उसको शुरू किया था। यहाँ पे आप देखें तो जो पाटीदार युवा मंडल है उसके विषय में कहा जा रहा है। इसके बाद लाला हरकिशन लाल इनका पूरा नाम है, प्रमोटेड स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब। इन्होंने पंजाब क्षेत्र से स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने का काम किया थ्रू द ब्रह्म लीनिंग ग्रुप। यहाँ पे ब्राह्मो लीनिंग ग्रुप जो है विच बिगॉन द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। ये आल्सो फाउंडेड द पंजाब नेशनल बैंक। मतलब इनके बारे में कहा जा रहा है, लाला हरकिशन लाल के बारे में, कि इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और उसके साथ साथ जो ट्रिब्यून नाम का समाचार पत्र है उसका प्रकाशन प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज पर आधारित जो संगठन है उसकी स्थापना की। मतलब ब्रह्म समाज तो पहले से ही चल रहा था, वो कोई नया तो है नहीं, लेकिन उस पर आधारित एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्होंने, या ग्रुप जो है उसको डेवलप किया और पंजाब नेशनल बैंक की स्टैब्लिशमेंट की। ये भी एक बड़ी बात है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको मोहम्मद सफ़ी और फजल ए हसन का नाम दिखाई दे रहा है। इनके बारे में अगर आप देखें तो ये दोनों पंजाब से ही थे, मुस्लिम नेता थे और ये रचनात्मक जो क्रिएटिव स्वदेशी मूवमेंट था उससे अटैच थे। इसके बाद बी कृष्णस्वामी अय्यर को देखिएगा, एक क्रम से ये लोग दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बी कृष्णस्वामी अय्यर को अगर आप देखें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का जो मायलापुर ग्रुप था उसके हेड थे। यहाँ आप देख रहे हैं जो मायलापुर ग्रुप था उसके ये मद्रास प्रेसिडेंसी में हेड थे। इसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर को देख लीजिए, यहाँ पे और भी नाम है। जी सुब्रमण्यम अय्यर है, उसके अलावा टी प्रकाशम है और एम कृष्णा राव है। ये क्रम से यहाँ पे नाम दिए हैं, तीनों नामों को आपको याद रखना है। ये भी अदर लीडर्स थे, मतलब कुछ अन्य जो दक्षिण भारत के नेता हैं उनमें गिने जाते थे। लेकिन वीके अय्यर जो थे उनके साथ इनके तीव्र मतभेद दिखाई देते हैं। वीके अय्यर को आपने पीछे देखा है तो उनके साथ इनकी पट्टी नहीं है। इसके बाद टी प्रकाशम और कृष्ण राव जो है ये मिलकर 1904 में मसूलीपत्तनम वाला जो एरिया है वहाँ पे किस्ता नाम की जो मैगजीन है उसका पब्लिकेशन शुरू करते हैं। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसके बाद नीचे आपको कुछ और भी नाम दिखाई देंगे, जैसे कि सुब्रमण्यम भारती का नाम आता है। सुब्रमण्यम भारती एक बहुत बड़े पोएट थे, प्रख्यात कवि थे और जो तमिल रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था उससे इनका संबंध था, उसके मेंबर थे। तमिल जो जितने भी रीजन थे, क्षेत्र थे, वहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने का काम इन्होंने किया था और उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद हेमचंद्र कानूनगो का नाम नीचे आता है और उससे पहले एक और नाम इसमें जुड़ा हुआ है, ये है प्रभा कुसुम राय चौधरी। यहाँ आप देख लीजिए, और प्रभा कुसुम राय चौधरी, इसके अलावा अपूर्व कुमार घोष का भी इसमें नाम जुड़ा हुआ है, तो उनको भी आप देखेंगे। ठीक है, अपूर्व कुमार घोष ये भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही जो है ये पेशे से लॉयर हैं, मतलब इनका जो प्रोफेशन है वो एक वकील का है और इन्होंने जितने भी मजदूर थे, वर्कर्स थे, उनको एकजुट करने का काम किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकजुट करने का इनका जो पर्पस था वो स्वदेशी मूवमेंट को प्रोपेगेट करना था, लेकिन एकजुट करने के लिए इन्होंने प्रयास कैसा किया, इन्होंने मजदूरों के हक को दिलवाने का प्रयास किया और इससे मजदूर इनके फेवर में हो जाते हैं। इसके बाद नीचे आप और भी नाम देखिए तो प्रेमतोष बोस का नाम आता है। ये भी मजदूर लीडर थे, मतलब वर्कर्स के लिए जो राइट्स होते हैं उनके लिए काम कर रहे थे। इसके बाद आप हेमचंद्र कानूनगो को देखिए, ये रहे, और इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये एक जो पहली कतार के रिवॉल्यूशनरी लीडर्स होते हैं उसमें गिने जाते थे। इनके बारे में आप देख रहे हैं। और आतंकवादी गतिविधियों का पूरा ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसे नहीं कि बस उठ गए और करने लगे, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए ये पेरिस जाते हैं और पेरिस से लौटते हैं तो वहाँ से बम और हथियार बनाना सीख कर आते हैं और यहाँ पे बम बनाने का काम करते हैं और एक धार्मिक स्कूल की भी स्थापना करके उसको भी चलाते हैं। धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद स्वदेशी के लिए प्रेरित करते हैं। तो बम बनाने की जो कला है उसको सीखने के लिए विदेश जाते हैं। इसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं और आप जानते हैं कि इन दोनों ने क्या किया था, जो कैनेडी है उसका मर्डर कर दिया था। मतलब यहाँ पे मारने किसी और को गए थे और मर कोई और जाता है, उसके बाद दोनों दो दिशा में भाग जाते हैं। उसमें से प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है वो तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो खुदीराम बोस हैं ये पकड़े जाते हैं, सरकार इनको पकड़ लेती है और 16 वर्ष की या 15 वर्ष की लगभग इनकी अवस्था थी और उसी आयु में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो सबसे कम उम्र में फांसी पर लटकने वाले, हैंग किए जाने वाले ये पहले क्रांतिकारी थे। और उसके बाद सरकार इनके शव से भी इतना ज़्यादा डरी रहती है कि वो इसके टुकड़े टुकड़े करवा के अलग अलग स्थानों पर फेंकवा देती है ताकि जन आक्रोश न भड़क जाए, लोग गुस्से में ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को, ये दो रिवॉल्यूशनरी नेता थे, मतलब लीडर थे, और 30 अप्रैल को इन्होंने कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। ये मारने किसी और को गए थे और वहाँ पे मर कोई और जाता है, तो कैनेडी की गाड़ी पर ये बम फेंकते हैं। इसके बाद पुलिन दास को आप देखेंगे तो पुलिन दास जो है यहाँ पे दिए हुए हैं और इन्होंने क्या किया, तो दक्कन अनुशीलन जो समिति है उसकी स्थापना की, उसको स्टैब्लिश किया और 12 डकैती कांड जो था उससे इनका कनेक्शन था, ये भी एक बात है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ नीचे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ये गैर राजनीतिक नेता कहे जा सकते हैं। लीडर तो थे ही, लीड करते थे, लेकिन राजनीति से इनका कोई खास संबंध नहीं था, ये राजनीति से बाहर रहते थे। हालांकि उसके पास आसपास बने रहते थे लेकिन राजनीति में घुसते नहीं थे। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता के समर्थक थे और राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे, लेकिन राजनीति में इनका कोई जो सीधा सीधा हस्तक्षेप है वो नहीं दिखाई देता था। इसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल को आप देखिए तो ये बनारस से क्रांतिकारी थे। इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वाराणसी है।
यहाँ आप देख रहे हैं रिवॉल्यूशनरी लीडर इन बनारस। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो एम समाध्यक्ष के विचारों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव था। और एम समाध्यक्ष कौन थे, यहाँ आप देखें, जो मुकुंद चरण समाध्यक्ष, ये इनका पूरा नाम था और इन्हें एम समाध्यक्ष कहा जाता था। और ये संध्या के एडिटर थे, मतलब ब्रह्म बांधव उपाध्याय को आपने देखा संध्या और युगांतर के रूप में, तो संध्या और युगांतर का एडिशन पहले वही करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से पूरा जो संध्या और युगांतर, खासतौर पे संध्या, इसके एडिटर की जिम्मेदारी वो इनके कंधों पर आ जाती है। तो ये समाध्यक्ष और इनके विचारों से प्रेरित होकर सचिंद्रनाथ सान्याल यहाँ पर काम करते थे, तो निश्चित रूप से ये भी उग्रवादी थे। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे सावरकर ब्रदर्स का नाम आता है और सावरकर ब्रदर्स के द्वारा मित्र मेला की स्थापना की जाती है 1899 में और डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्सट्रीमिज्म इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी उसमें ये सीधा सीधा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नीचे आपको दिनशा वाचा का नाम दिखाई दे रहा है। तो दिनशा वाचा का संबंध किससे है, इनके बारे में अगर देखा जाए तो मिल ऑनर्स जो थे महाराष्ट्र के, उनको इन्होंने आह्वान किया और कहा कि परसुडेड मिल ऑनर इन महाराष्ट्र टू सेल धोती एट मॉडरेट प्राइस, मतलब जो धोती का विक्रय है, धोती को बेचने का काम है, उसको मॉडरेट प्राइस पर किया जाए, यानी उसका मूल्य घटा दिया जाए। और ऐसा आह्वान दिनशा वाचा ने जितने भी मिल ऑनर्स थे महाराष्ट्र के जो कि कपड़े बनाने का काम करते थे उनसे किया था। धोती उस समय का मुख्य पहनावा होता था और इसको पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी पहनती थी। हाँ, महिलाएं भी पहनती थी, महिलाएं साड़ी के तौर पे पहनती थी। पहले के समय में ऐसी जो चंदेरी साड़ी और बनारसी साड़ी और कांजीवरम ये सब नहीं होती थी। पहले के समय में जो साड़ियाँ होती थी वो बहुत सिंपल होती थी और उसको हल्दी से या नील का जो रंग होता था उससे रंग कर महिलाएं पहन लेती थी, क्योंकि सफ़ेद नहीं पहननी चाहिए, सफ़ेद जो है वो विडो पहनती है, ऐसा मानना था। ठीक है, तो वही पुरुषों की जो धोती होती थी उसी को महिलाएं पहन लेती थी कपड़े के अभाव में। तो ये धोती सबके लिए आवश्यक थी और इसका दाम ज़्यादा था, उसको कम करने का जो आग्रह है ये दिनशा वाचा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक हमने स्वदेशी मूवमेंट को देखा है जो कि बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्टार्ट होता है और ये मूवमेंट लगातार चलते रहेंगे। अगला जो हमारा इसमें टारगेट होगा वो होगा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, गांधी जी इसमें आकर पूरी तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। अंत में यह आंदोलन जो है ये आंशिक रूप से सफल होता है और अधिकतर इसको असफलता ही हाथ लगती है, फिर ये भी समाप्त होता है, इसके स्थान पर कुछ नया खड़ा होगा, उसको भी हम देखेंगे। तो ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी, इसमें बने रहिए और तब तक के लिए नमस्कार।